आज हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ेंगे, मतलब कि कब थर्ड पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट होती है। और ये एक्सपर्ट ओपिनियन डील करता है सेक्शन 39 से सेक्शन 45 तक। अब क्वेश्चन ये है कि ये ओपिनियन होता क्या है। ओपिनियन एक पर्सन का बिलीफ या एक कन्विक्शन होता है कि एक्चुअली वो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में क्या सोचता है। और ये जो ओपिनियन है ना, इट इज़ समथिंग मोर देन अ गॉसिप और अ हियरसे, क्योंकि ये एक सर्टेन ग्राउंड पे बेस्ड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 39 से। ये कहता है कि जब भी कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है किन्हीं पॉइंट्स पे, और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है, किसी फॉरेन लॉ पे, या तो साइंस के किसी पॉइंट्स पे, या आर्ट्स, या फिर किसी हैंड राइटिंग की आइडेंटिटी को पहचानना है, या फिंगर इम्प्रेशंस, ठीक है, या फिर कोई ऐसा फील्ड जो कि इनसे ही मिलता जुलता हो। और यहाँ ये नोट करने वाली बात होगी कि ये जो एनी अदर फील्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड जो है भारतीय साक्षर नियम में अलग से अब ऐड हुआ है। पहले जो है सिर्फ यही 5 पॉइंट्स थे जिन पे कि एक्सपर्ट ओपिनियन सीख की जा सकती थी, जो कि था फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट्स, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन। पर अब इस सेक्शन का स्कोप को और वाइडर कर दिया गया है बाय एडिंग द वर्ड एनी अदर फील्ड। तो मतलब कि अब जब भी कोर्ट को किसी इन पॉइंट्स पे जो है एक ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि उन पॉइंट पर जो है स्पेशली स्किल्ड होगा, उसकी ओपिनियन क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा पर्सन जो कि स्पेशली स्किल्ड होगा इन पॉइंट पर, उसको क्या हम कहेंगे, एक्सपर्ट। और उस पर्सन की ओपिनियन हो जाएगी एक्सपर्ट ओपिनियन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एक्सपर्ट पर्सन कौन होता है। मतलब कि जब भी कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है किसी ग्राउंड पे, तो वो कौन से पर्सन के पास जाएगा, किसको वो समझे कि कौन है एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जो कि अपना एक टाइम डिवोट करता है किसी स्पेशल ब्रांच को लर्न करने में, और जिन पॉइंट्स पे उससे जो है उसकी ओपिनियन मांगी जा रही है, उस पॉइंट्स में वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन। अब ये तो समझ में आ गया कि एक एक्सपर्ट जो है वो होता है जो कि अपना टाइम लगाकर किसी स्पेशल ब्रांच की पढ़ाई किया हो, ठीक है, उसको सीखा हो। पर समझ में नहीं आता है कि एक्सपर्ट की ये लर्निंग किस तरह की होगी, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट्स ने कई केसेस में ऐसा बताया कि या तो उसके पास उस पॉइंट पर किसी तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, मतलब जाके किसी कॉलेज या किसी उसमें उसने किसी तरह की डिग्री ली हुई हो, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस उसके पास, स्किल हो, मतलब मान लो उस फील्ड में उसने 20-25 साल 50 साल से काम किया है, उसको सब कुछ पता है उसके बारे में, ठीक है। तो दो तरह की लर्निंग हो गई, या तो स्किल या तो एक्सपीरियंस है, सेकंड या तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से। अब हमारा सेक्शन 39 कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमने पढ़ा कि कोर्ट जो है कब एक्सपर्ट ओपिनियन सीख करेगा और कौन होते हैं एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट क्या ए के द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और कोर्ट के सामने एक और डॉक्यूमेंट है जो कि कहा जा रहा है कि ये जो है ए ने लिखा हुआ है। तो अब एक्सपर्ट की ओपिनियन कि क्या ये दोनों ही डॉक्यूमेंट ए के द्वारा लिखे गए हैं, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है रेलेवेंट होगी। अब हम सेक्शन 39 जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन से डील करता था, उसके ही दो कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि है सेक्शन 40 एंड 45। 40 क्या कहता है, ये सेक्शन बताता है कि जब भी किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट होएगी, तो फिर कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि उस एक्सपर्ट ओपिनियन को सपोर्ट करे या फिर इनकन्सिस्टेंट हो उससे, तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था अभी कि एक लेटर है जो कि क्वेश्चन में है कि क्या ये लेटर जो है ए ने लिखा है, ठीक है, और एक और लेटर होता है। तो वहाँ पे हम एक्सपर्ट की ओपिनियन को सीख करते हैं कि क्या ये दोनों ही हैंड राइटिंग सेम पर्सन की है। तो अगर एक्सपर्ट कहता है कि हाँ दोनों की है, ठीक है, बट फिर कोई थर्ड पर्सन आता है जो कि कहता है कि मेरे पास ए की लिखी हुई की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ एक लेटर है, ठीक है, और उस पर ए का नाम भी है। तो वो लेटर अगर वो उससे मैच करेगा सब, तो वो फैक्ट जो है क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उस फैक्ट को क्या कर रहा है, एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है। बट अगर उसकी हैंड राइटिंग उससे ना भी मैच करे, तो भी वो रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उस फैक्ट, वो जो लेटर है वो जो है इनकन्सिस्टेंट है, किससे, एक्सपर्ट के ओपिनियन से। तो जो है ये दोनों ही केस में जो है फैक्ट जो है रेलेवेंट होते हैं। सेक्शन 45 ये कहता है कि जब भी किसी लिविंग पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट होगी, तो किन ग्राउंड्स पे वो ओपिनियन बेस्ड है वो भी रेलेवेंट होगा। जब किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट होगी और वो जो है कोर्ट के सामने अपना ओपिनियन रखेगा, तो उसके साथ ही उसको ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जो उसने नोटिस किए और उन पे बेस्ड है उसका ओपिनियन। अब हम सेक्शन 39 का क्लॉज 2 देख लेते हैं। ये कहता है कि अगर कोर्ट को किसी मैटर पे ओपिनियन फॉर्म करनी, और वो मैटर क्या है, वो रिलेट करता है किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन पे जो कि ट्रांसमिट की गई है या तो स्टोर्ड है किसमें, किसी कंप्यूटर रिसोर्स में या किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में, तो किसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब हम सेक्शन 41 देख लेते हैं।
ये कहता है कि अगर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि ये जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने है ना, उसमें ये जो हैंडराइटिंग है या जो सिग्नेचर है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का है या नहीं है, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? तो सेक्शन 41 बताता है कि ऐसे केसेस में कोर्ट जो है उन पर्सन का ओपिनियन लेगी जो कि एक्वेंटेड हैं उस पर्सन की हैंडराइटिंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम कहेंगे कि ये पर्सन एक्वेंटेड है उस पर्सन की हैंडराइटिंग से जिसकी हैंडराइटिंग क्वेश्चन में है कोर्ट के सामने। तो सेक्शन 41 का एक्सप्लेनेशन हमें इसका आंसर देता है और कहता है कि 3 ऐसे लोगों को हम लोग मानेंगे कि द पर्सन इज सेड टू बी द एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन। पहला, हु सीन हिम राइटिंग, मतलब जिसने उसको लिखते हुए देखा है, मतलब उसकी राइटिंग को देखा है सामने से। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के की हैंडराइटिंग जो है क्वेश्चन में है, ठीक है, तो उसकी मदर जो है रोज़ उसे पढ़ाती थी, तो मतलब कि उन्होंने उसको देखा होगा लिखते हुए, तो उसकी मदर को हम कह सकते हैं कि वो एक्वेंटेड है उस लड़के की हैंडराइटिंग से। और सेकंड क्या है, कोई ऐसा पर्सन जो कि डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट किससे रिसीव कर रहा है, ऐसे पर्सन से रिसीव कर रहा है जिसकी हैंडराइटिंग क्वेश्चन में है, ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो किसने लिखा है, उसी पर्सन ने लिखा है जिसकी हैंडराइटिंग क्वेश्चन में है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब उसने डॉक्यूमेंट रिसीव किया है और उसके द्वारा वो लिखा गया, तो वो जो जिसने रिसीव किया है उसने उसकी हैंडराइटिंग कई बार देखी है, तो उसको तो पता होगा कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी है। तो कोर्ट जो है ऐसे पर्सन को भी एक्वेंटेड पर्सन मानेगा और उनकी जो है ओपिनियन को कंसीडर कर सकता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोर्ट के सामने एक लेटर है और क्वेश्चन है कि क्या ये लेटर ए ने लिखा है या नहीं लिखा है। तो बी एक मर्चेंट है जिसने कुछ लेटर्स जो है ए को लिखे थे, ठीक है, और उसके बदले में ए ने भी कुछ लेटर्स बी को लिखे थे। और ऐसे ही सी जो कि बी का क्लर्क है, ठीक है, और ए ने जो लेटर्स भेजे थे वो बी ने जो है सी को दे दिए, ठीक है, तो उसने भी देखे थे उसके लेटर्स। और ऐसे ही डी है जो कि बी का ब्रोकर है, ठीक है, और बी जो है ज़्यादातर हैबिचुअली वो जो लेटर्स होते थे ए के वो जो है डी को सबमिट कर देता था, ठीक है, तो मतलब डी ने भी जो है वो लेटर्स देखे हैं। अब यहाँ पे बी सी और डी तीनों ने ही कभी भी सामने से ए को लिखते हुए नहीं देखा है, ठीक है, बट फिर भी ए की हैंडराइटिंग देखी है, तो यहाँ पे उनका जो ओपिनियन होगा इस क्वेश्चन पे कि क्या ये लेटर जो ए ने लिखा है या नहीं लिखा है, वो रेलेवेंट होगा। अब नेक्स्ट कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसको हम एक्वेंटेड मानेंगे सेक्शन 41 के हिसाब से, तो वो ये कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस पर्सन से जिसकी हैंडराइटिंग क्वेश्चन में है उससे जो है लेटर रिसीव करता रहता है, ठीक। हम अपना पुराना एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि ए की हैंडराइटिंग जो है क्वेश्चन में थी लेटर, ठीक है, तो यहाँ पे ए का कोई भी ऑफिस का मेंबर जो कि उससे एक्चुअली लेटर हमेशा रिसीव करता रहता था या उसके डॉक्यूमेंट्स जो कि ए के द्वारा लिखे गए थे या साइन थे, तो उसका स्टेटमेंट, उनका ओपिनियन जो है क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 41 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कोर्ट के सामने जब भी किसी पर्सन की हैंडराइटिंग क्वेश्चन में होगी तो हम उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। पहला, एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 39 में। दूसरा, सेक्शन 41, ऐसे पर्सन जो कि उसकी राइटिंग से एक्वेंटेड है। तीसरा, जिसने लेटर लिखा है उसके खुद के एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं। और चौथा है सेक्शन 72, जहाँ पे कि कोर्ट खुद भी हैंडराइटिंग को कंपेयर कर सकती है। अब सेक्शन 41 क्लॉज 2 क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लेके, तो जो है किसकी ओपिनियन जो है रेलेवेंट होगी, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया था उसका ओपिनियन जो है रेलेवेंट होगा। अब हम सेक्शन 42 देख लेते हैं। ये कहता है कि अगर कोई जनरल कस्टम है या कोई राइट है उसका एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में है, ठीक है, और कोर्ट को जो है उस पर ओपिनियन फॉर्म करनी है कि क्या ये कस्टम या जो राइट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इस केस में ऐसे लोगों की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाएगी कि जिनको कि उस राइट और उस कस्टम के बारे में पता होता, अगर ऐसा कोई भी राइट या कस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता। अब यहाँ पे जनरल राइट और जनरल कस्टम से क्या मतलब है, यहाँ इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी राइट या कस्टम जो कि कॉमन है किसमें, मोस्ट ऑफ लोगों में। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है वो राइट और कस्टम वो सब लोग उसमें कॉमन हो, ठीक है, पर वहाँ पे काफ़ी लोग, मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो उनमें जो है वो कॉमन है, वो फॉलो कर रहे हैं वो राइट या कस्टम। अब नेक्स्ट है सेक्शन 43। ये कहता है कि अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है, किन किन पॉइंट्स पे ओपिनियन फॉर्म करनी है। पहला, किसी यूसेज या किसी टेनेंट को लेके, वो यूसेज वो टेनेंट जो कि किसी ग्रुप या किसी फैमिली में कॉमन है, ठीक है, और उस पर जो है कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है। या फिर कोई रिलीजियस या चैरिटेबल बॉडी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को लेके ओपिनियन फॉर्म करनी है।
या फिर किसी वर्ड की मीनिंग को लेके ओपिनियन फॉर्म करनी है, कोई ऐसा वर्ड जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले लोगों के बीच में ही कॉमन है, या कोई क्लास ऑफ पीपल है उनके बीच में वो वर्ड कॉमन है। अब इन तीनों ही केसेस में ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कोर्ट जो है किसी ऐसे पर्सन की ओपिनियन मान सकता है जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक गांव है जहाँ पर शादी के बाद लड़के अपना घर छोड़ के लड़की के घर जाते हैं, और लड़की के जो पापा होते हैं वो जो है मेंटेनेंस देते हैं लड़के को। अब अगर कोर्ट के सामने कोई मेंटेनेंस का कोई क्वेश्चन अराइज होता है इस केस में, तो ऐसे केस में कोर्ट को पहले मेंटेनेंस ग्रांट करने से पहले उस यूजेस को समझना होगा। ठीक है, जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो वहाँ रहते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 44 पे। दो लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और इस चीज़ को लेके कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करनी है। तो ऐसे पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट होगी जो कि उन पर्सन्स के जो है फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो उसके बारे में। अब स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब ऐसे पर्सन जो कि या तो उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और तीसरा पॉइंट याद रखने वाला ये है कि यहाँ पे जब कोर्ट जो है रिलेशनशिप डिसाइड कर रही होगी दो लोगों के बीच में, तो वो ये नहीं देखेगी कि एक्चुअल में वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं, बट वो ये देखेगी कि ऐसा रिलेशनशिप जो कि वो दो पार्टीज जो है अपने कंडक्ट से एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि क्या ए और बी मैरिड हैं, तो यहाँ पे जो उनके फ्रेंड्स थे वो जो है उन दोनों को ही हमेशा जो है ए और बी को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते थे। तो उनके फ्रेंड्स की जो ओपिनियन होगी वो क्या होगी, रेलेवेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भले यहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ थे या नहीं थे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में वो कैसे ट्रीट किए जाते थे, वो क्या एक्सप्रेस करते थे अपने कंडक्ट से, और लोग उनको कैसे परसीव करते थे, ये दोनों फैक्ट बहुत रेलेवेंट होगा। पर ये पॉइंट याद रखें कि ऐसी कोई भी ओपिनियन जो है सफिशिएंट प्रूफ नहीं होगा किसी मैरिज को प्रूव करने के लिए, अगर कोई प्रोसीडिंग जो है डाइवोर्स एक्ट 1869 के अंडर में चल रही है, या कोई जो है केस सेक्शन 82 या 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर में चल रहा है। तो और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।